नेपाल की सरकार से बात करनी चाहिए। बात करके उनको व्यावहारिक पहलुओं पर जो है उनसे चर्चा करनी चाहिए कि भाई जो लोग अगर एक बोरा कोई सामान लेकर के जा रहा है तो निश्चित रूप से वो बेचने के लिए लेके नहीं जा रहा है, वो अपने डेली यूज के लिए लेके जा रहा है। बैसाख की अगर दुकानदारी 12 महीने लोग खाते हैं, लेकिन अगर अभी बैसाख खत्म हो जाएगा तो आगे तो फिर 2 महीने के बाद बारिश है, तो ये व्यापार तो प्रभावित हो गया है। तो पेमेंट का आना जो है अगर वो रुक जाता है तो उससे पूरा चेन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका असर जो है भारत की जो बड़ी मंडियां हैं, वो सूरत हो, अहमदाबाद हो या बेंगलोर है, वो समूची मंडियां इससे प्रभावित हो सकती है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको समसामयिक जो बिहार के ऊपर जो भी बातें होती हैं वो आपके सामने लाते रहते हैं। तो आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि उत्तर बिहार का व्यापार अचानक से प्रभावित हुआ है। नेपाल के शासन परिवर्तन के बाद जो वहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की जो बात हुई है, उस पूरे मामले से किस तरह से उत्तर बिहार के व्यापारी, उत्तर बिहार के जो आम लोग हैं जो कि यहाँ से नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और दोनों एक दूसरे की सीमा से जो है वो खरीदारी करते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या का कारण बन गया है और इससे आखिर कैसे जूझा जाएगा, इसके ऊपर जो नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं उन्होंने जो है वो आज प्रधानमंत्री को जो है वो चिट्ठी भी लिखी है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो और इसकी कोई सुलह निकाली जा सके। इसी विषय पे आज हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भगवती प्रसाद नेमानी जी जो कि एमपी के उद्योगपति हैं, वो उपस्थित हैं यहाँ पर। श्याम सुंदर भीमसेरिया जी जो कि नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। साथ में उपस्थित हैं सज्जन शर्मा जी जो कि नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उप समिति के चेयरमैन हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले श्याम सुंदर भीमसेरिया जी, आपसे ही सवाल करेंगे हम कि नेपाल ने जो ये टैक्स की बात लगाई है, इससे नॉर्थ बिहार के व्यापारियों को, आम लोगों को इस पर क्या प्रभाव? देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव जो इससे पड़ा है कि खास करके जो खुदरा व्यवसायी है उनकी रीढ़ पहले से ही टूटी हुई थी कि जो आज मल्टीनेशनल कंपनियां जो घर घर सामान को पहुंचाने का काम कर रही है कि आप एक कॉल करो आपके घर पर सामान उपलब्ध है, तो पहले से ही जो खुदरा व्यवसायी थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी, व्यवसाय उनका बहुत ही ख़राब था। रही सही बात क्या हुई कि नेपाल सरकार ने सत्ता परिवर्तन के बाद वो इनके यहाँ नियम पहले से था कि भाई कोई भी सामान अगर इंडिया से जाएगा तो जिसमें भी वैट लगना है या जिसमें भी आपको भंसार लगना है तो वो लगाने का पहले से भी प्रावधान था। लेकिन कुछ व्यावहारिक चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रख करके ही सरकार वहाँ कोई भी काम कर रही थी, जो पूर्व की सरकारें थी। अभी वर्तमान सरकार ने क्या कहा कि भाई 100 रुपया से अधिक का सामान अगर आप भारत से लेकर आते हो तो आपको जो है सो ड्यूटी देनी पड़ेगी, आपको वैट देना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है आइटम वाइज, उसका स्लैब बना हुआ है। संभव है कि जैसे मान लीजिए कि आज चीनी है तो चीनी पर 15% उनका जो है कस्टम ड्यूटी है, तो 13% मान लीजिए उनका वैट है, तो 28% का अंतर है। तो इसी तरीके से हर आइटम का अलग अलग स्लैब बना हुआ है। तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, वो तो पहले से भी जो भी भारत से ट्रकों के अंदर जो सामान जाता था तो वो तो ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी या उनका जो भी वैट वगैरह है वो पेमेंट होने के बाद ही अंदर जाता था। लेकिन जो दैनिक रोज़मर्रा की जो लोगों की जो वैसे जो खुदरा डेली का डेली कमाते हैं और डेली का डेली जो सामान परचेज करके लाते हैं, तो चूँकि भारत और नेपाल की जो सीमा है तो वो सीमा में कोई अंतर तो है नहीं। मान लीजिए कि हो सकता है कि वो खुदरा गल्ले की दुकान या कपड़े की दुकान जो है वो भारत में है और उसको परचेज करने वाला जो है वो नेपाल का व्यक्ति है, तो उसमें कोई सीमा का कोई बहुत उल्लंघन जैसा कोई मामला बनता नहीं है। तो उससे क्या हो रहा था, क्योंकि भारत में आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, तो इसमें फिर व्यापारियों की कौन सी समस्या को आपने मेंशन? नहीं, हमने उसमें यही समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि भारत सरकार को नेपाल की सरकार से बात करनी चाहिए। बात करके उनको व्यावहारिक पहलुओं पर जो है उनसे चर्चा करनी चाहिए कि भाई जो लोग अगर एक बोरा कोई सामान लेकर के जा रहा है तो निश्चित रूप से वो बेचने के लिए लेके नहीं जा रहा है, वो अपने डेली यूज के लिए लेके जा रहा है। अगर उसके परिवार में शादी है, विवाह है, कोई मांगलिक कार्य है,
तो उसके लिए अगर वो कपड़ा परचेज करके सीमावर्ती इंडिया की किसी दुकान से लेकर के जा रहा है तो वो अपने दैनिक ज़रूरत के लिए लेके जा रहा है, वो बेचने के लिए नहीं ले जा रहा है। लेकिन आज वहाँ परिस्थिति ऐसी सीमा पर बन गई है कि जो भी जाने वाले लोग हैं वो रिक्शा से जाएं, साइकिल से जाएं या किसी चीज़ से जाएं, उनके एक एक व्यक्ति का झोला जो है वो सर्च हो रहा है, तो चेक किया जा रहा है। और अगर उनके झोले में से 100 रुपया से अधिक का कोई सामान अगर परचेज मिलता है, यानी अगर हम सेब भी अगर कोई 1 किलो खरीद के ले जा रहा है तो उस पर ड्यूटी देनी, उस पर भी अगर वो अगर 100 रुपये से अधिक का है तो उस पर भी ड्यूटी लगेगी। तो ये जो व्यवस्था है ये कहीं से भी जो है उचित प्रतीत नहीं होती है, तो व्यावहारिक नहीं है। तो हम लोग सरकार से यही कहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को यही कहें कि वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई इन परिस्थितियों पर किस तरीके से काम करने की आवश्यकता है। सज्जन शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, मुजफ्फरपुर का मार्केट आप जानते हैं कि कितना, इसको मिनी मुंबई कहा जाता है मार्केट के मामले में, सूती कपड़ों के मामलों में। ऐसे में ये जो नेपाल के साथ इतना एक व्यापारिक संबंध चल रहा था वो कैसे प्रभावित हुआ? देखिए, चूँकि मुजफ्फरपुर एक बहुत बड़ी होलसेल मंडी है, मुजफ्फरपुर से जो है जितने भी छोटे छोटे गांव हैं, देहात हैं, यहाँ से वो अपनी ज़रूरत की सामान की पूर्ति बड़े होलसेलरों से करता है। ये जो अभी बाधा आई है, इस बाधा आने के कारण उनका जो सीमावर्ती जितने भी हमारे इंडिया के दुकानदार हैं, उनको जो ग्राहक, उनके जो नेपाल के जो डेली के जो ग्राहक थे, जो वॉकिंग कस्टमर जिसको बोलते हैं, उनके नहीं आने के कारण उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है, जिस कारण अभी यहाँ पे ऊहापोह की स्थिति हो गई है। क्योंकि जब उनके यहाँ कपड़ा कोई भी सामान बिकेगा नहीं तो निश्चित तौर पर उसका माने बड़ी मंडी का पेमेंट रुकेगा, और बड़ी मंडी का पेमेंट रुकने से मैन्युफैक्चरर तक परेशान होता है। तो इसीलिए चैम्बर ने भी जो है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रेषित किया गया है पत्र कि तत्काल प्रभाव से अपना संज्ञान लेकर इस स्थिति से उबरने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। कुछ आंकड़ा बता सकते हैं क्या कि कितने आंकड़े का जो बाजार है वो प्रभावित हो रहा है? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, चूँकि आंकड़ा तो बताना बड़ा कठिन है, लेकिन मुजफ्फरपुर ही नहीं, मुजफ्फरपुर का लगभग व्यवसाय जो है 40 से 50% तक हमारे नेपाल पर और सीमावर्ती इलाके, चूँकि यहाँ से सब जगह माल जाता है, तो प्रभावित तो होता ही है। चूँकि जब तक वहाँ जिसके पास पहले से सामान पड़ा है, वो सामान जब तक बिकेगा नहीं तब तक वो नई की आपूर्ति करेगा नहीं। इस कारण अभी एक ऊहापोह की स्थिति है। लेकिन एक बात और ये बता देते हैं कि चूँकि भारत और नेपाल का संबंध आज का नहीं है, युगों का है और पारिवारिक संबंध रहा है। इस संबंध के मद्देनज़र वर्तमान सरकार को भी, जो अभी वहाँ पे शासन में है, उनको भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो व्यवहारिक खरीदारी है, जो नेपाल के नागरिक व्यवहारिक खरीदारी रोज़मर्रा की करते हैं, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कर लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर लेने की भी एक पद्धति है। हमारे धर्मशास्त्र भी ये कहता है कर ऐसे रूप में लेना चाहिए कि जिस तरह भगवान सूर्य जो है ज़मीन से उष्मा खींचते हैं और बरसात बन के उसको बरसाते हैं, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं होता है। कर संचय भी ऐसे ही करना चाहिए। हमारा भी नेपाल सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि उनके जो छोटे छोटे माने जो भी नागरिक हैं, उनको तुरंत राहत दें और ऐसा नियम न बनाएं जिससे उनको भी जीवन यापन में परेशानी हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भगवती प्रसाद नेमानी जी एमपी के उद्योगपति हैं और इनसे प्रतिक्रिया जानेंगे कि ये जो अभी आप तो एमपी के उद्योगपति हैं, लेकिन आप जब उत्तर बिहार के मार्केट को प्रभावित होते देखते हैं नेपाल के इस डिसीजन से, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारा कपड़ा तो नेपाल जाता है, वो पूरी कस्टम ड्यूटी पेड होकर बॉर्डर से जाता है, लेकिन जो यहाँ के व्यापारियों से जो कपड़ा नेपाल के लोग लेने आते हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो जो हमारा कपड़ा यहाँ से छोटे छोटे, बड़े दुकानदार तो अपनी पैकिंग मंगा लेते हैं, लेकिन छोटे दुकानदार 10-20 जोड़ा 10-20 स्थान, वो कपड़ा अगर नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, तो हमारा पैसा भी रुकेगा व्यापारियों के पास। ये बिल्कुल पीक सीजन है, लगन का। अभी ये मेन लोग बोलते हैं बैसाख की अगर दुकानदारी 12 महीने लोग खाते हैं, लेकिन अगर अभी बैसाख ख़त्म हो जाएगा तो आगे तो फिर 2 महीने के बाद बारिश है, तो ये व्यापार तो प्रभावित हो गया है। तो उसका तो सरकार को ही ध्यान रखना चाहिए, और वहाँ के सरकार को ज़्यादा रखना चाहिए कि छोटे छोटे लोग परेशान नहीं हो। छोटे लोगों की परेशानियों से ही सारा व्यापार वही लोग करते हैं। बड़े लोग तो लिमिटेड लोग करते हैं, लेकिन छोटे व्यापारी जो दिन भर आते जाते हैं, उनकी परेशानियों को ध्यान रखें। श्याम सुंदर भीमसेरिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक बार ये परिप्रेक्ष्य बता दीजिए कि नेपाल कैसे प्रभावित हो रहा है अपने ही इस डिसीजन की वजह से।
भाई नेपाल इस तरह प्रभावित हो रहा है कि आज अगर मान लीजिए कि जो भी व्यवसाय इंडिया से नेपाल के लोगों का हो रहा है, तो बहुत सही बात कहे इन लोगों ने कि भाई जो बड़े व्यापारी हैं, तो बड़े व्यापारी हैं उनका तो जो पहले से भी जो है ऑलरेडी जो व्यापार हो रहा है उसमें कस्टम ड्यूटी या वैट जो भी है वो पेमेंट होकर के माल जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वहाँ के आम लोग होंगे, व्यापारी वहाँ के बहुत प्रभावित नहीं है। हो सकता है वहाँ के व्यापारियों को कुछ लाभ ही हो, उनको लाभ ही हो। लाभ इसलिए हो कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि जब इंडिया से सामान खरीद के ले जाना महंगा हो जाएगा, तो फिर वहाँ के जो मतलब जो भी मिल मैन्युफैक्चरर हैं, तो अगर उनका सामान थोड़ा भी सस्ता अगर पड़ेगा, जैसे मान लीजिए एक मैदा मिल है, तो मैदा मिल है तो अगर इंडिया से जा रहा है मैदा और इंडिया से ही गेहूँ जा रहा है, तो गेहूँ जो जा रहा है वो तो कस्टम पेड वगैरह समूची प्रक्रियाओं को पूरी करके जा रहा है। तो पूरी करके जा रहा है तो उसका जो प्रोडक्शन है वो फॉर एग्जाम्पल अगर 30 रुपये किलो पड़ता था और पहले 5 किलो अगर उसको खरीद के ले जाना है किसी उपभोक्ता को, तो वो इंडिया के मार्केट में विदाउट कस्टम पेमेंट वो अगर ले लेता था तो वो 28 रुपये में उसको मिल जाता था। तो अब तो उसको 30 रुपये में वहाँ लेना पड़ेगा जब इंडिया से सामान नहीं जाएगा। तो नेपाल को फ़ायदा भी है और नेपाल के लेकिन आम लोगों को बहुत दिक्कत होगी। और इस सरकार को इसलिए सोचने की ज़रूरत है कि यह सरकार एक आंदोलन से निकली हुई सरकार है। जो अभी नेपाल की सरकार है, निश्चित रूप से वहाँ के जनता ने जो आंदोलन किया उसकी उपज ये सरकार है। तो जनता जब जाग जाती है, जनता अपनी कठिनाइयों से जब विवश हो जाती है, तो बड़े से बड़े सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। जो परिवर्तन हुआ है, तो आने वाली सरकार को ये विचार करना चाहिए कि फिर वैसी परिस्थितियां निर्मित न हो नेपाल में। और हमारे यहाँ कोई भी सीज़न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और लगन का सीज़न मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा सीज़न माना जाता है। इस सीज़न के बीत जाने पर मतलब अगर त्वरित कार्यवाही नहीं हुई तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या होगा? नहीं, उसमें खास करके फिर ये क्या है कि इंडिया के मार्केट में इंडिया के जो व्यवसायी हैं उन पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि उनके पेमेंट वहाँ लाखों करोड़ों रुपया में लोगों के यहाँ बाकी है। तो एक तो क्या हो रहा है कि जैसे बीरगंज मंडी है, तो बीरगंज मंडी में जैसे क्या हो रहा है, अभी मार्केट को वहाँ भी इंक्रोचमेंट वगैरह को हटाया जा रहा है, तो वहाँ का इंक्रोचमेंट वगैरह हटाया जा रहा है, तो वैसे ही वहाँ के दुकानदार लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी नुकसान में हैं। तो वो एक उनकी व्यक्तिगत मामला है। लेकिन उसके अलावा अगर व्यवसाय भी डिस्टर्ब हो जाता है तो पेमेंट का आना जो है अगर वो रुक जाता है तो उससे पूरा चेन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका असर जो है भारत की जो बड़ी मंडियाँ हैं, वो सूरत हो, अहमदाबाद हो या बेंगलोर है, वो समूची मंडियाँ इससे प्रभावित हो सकती है। वो चैन प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि हमको पैसा नहीं आएगा तो हम आगे पैसा कैसे देंगे? आगे वाले को भी फिर आगे देना है पैसा, तो वो नहीं दे पाएगा, तो ये एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये एक व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए दोनों सरकार के मिल के इसका रास्ता निकालना चाहिए। सज्जन शर्मा जी, आपके पास एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आते हैं, क्योंकि आप एक व्यापारी के साथ साथ हमेशा एक अभिभावक के नज़रिए से सोचते हैं। इससे पहले भी अगर हमने आपसे कभी भी किसी आर्थिक मामले में विचार विमर्श मांगा है तो आपने हमेशा एक लड़की के पिता के नज़रिए से जो है वो समस्याओं को देखा है। तो अगर अभी जैसे कि नेपाल में और भारत में हम कहते हैं कि शादियों का भी संबंध बहुत चलता है और शादियों का ये सीज़न चल रहा है, ये जो टैक्स का कानून लाया गया है, ड्यूटी का कानून लाया गया है, इससे इन सब बातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा एक अभिभावक के नज़रिए से और व्यापारी के नज़रिए से? आप बताएं। देखिए, चूँकि मालूम है हर जगह जो है जनता जो भी जिस देश का भी नागरिक है वो लोअर मिडिल अपर हर क्लास के लोग रहते हैं। और अपना जो बॉर्डर लगा हुआ है भारत और नेपाल का, ऐसा आप यदि बॉर्डर पर चले जाएंगे तो आपको बताना बड़ा कठिन हो जाएगा कि कौन सा क्षेत्र भारत का है, कौन सा क्षेत्र नेपाल का है। हम तो चूँकि ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी गए हैं, यदि आप 4 व्हीलर से जाते हैं तो आपका आगे वाला 2 चक्का नेपाल में है और पीछे वाला 2 चक्का इंडिया में। तो इस प्रकार का संबंध पूर्व से नहीं हमारा उनका चला आया है। जो भी अभी एक तो लगन का सीजन है, यदि गरीब आदमी, नेपाल का कोई भी गरीब आदमी विभाग का सामान लेके इंडिया से जा रहा है, वो एक साथ तो 10, 20, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख का सामान खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा सामान ले, कभी 1000, कभी 500, कभी 200, 400, वो उस विवाह की ज़रूरत के सामान की पूर्ति करता है। और उस समय यदि 100 रुपये का भी सामान वो ले जा रहा है और उसको यदि नाहक परेशान किया जा रहा है, तो ये उस देश की जनता के लिए एक घातक साबित होगा। चूँकि सरकार को, वर्तमान सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि आप आंदोलन से उपज निकल कर आए हैं और आपने जन
भावनाओं का ध्यान में रखते हुए इन्हीं भावनाओं के कारण आपको आज सत्ता मिली है। आपको निश्चित तौर पर उनकी भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए। उनके दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार का आर्थिक कष्ट न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। हर सरकार छोटे गरीब आदमियों के लिए फ्री राशन, फ्री व्यवस्था हर देश देता है, ताकि कि उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो, वो किसी भी सूरत से अच्छा जीवन यापन करने का उनका अधिकार है, वो जी सकें। ये उस देश के राजा को सोचना चाहिए, उस देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए और तत्काल प्रभाव से अपने देश की जनता के लिए भंसार से भंसा घर प्रभावित ना हो। हाँ, ये बात तो सही है। ऐसा कोई भी नियम न बने जो जनमानस के लिए पुनः आंदोलन, चूँकि एक बार जब आदमी को आंदोलन करने की आदत हो जाती है ना, तो वो चूँकि जानता है कि हम यदि आंदोलन करेंगे तो ये समस्या का निदान हो जाएगा, तो फिर कहीं ऐसी अराजकता का माहौल नहीं हो। अपने देश की रक्षा स्वयं करें और भारत इसमें आपका मददगार था, है, भविष्य में भी रहेगा। जी, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट श्याम सुंदर भीमसेन। देखिए, मांगलिक कार्यों की बात आई, बेटी की शादी की चर्चा हुई। देखिए, आज भी क्या है कि जितनी भी शादियां नेपाल में होती है, तो शादियों का जो अपना अपना जो ग्रेड है, तो उसमें जो मान लीजिए जो कम खर्च की शादियां होती है, तो उसके लिए जो परचेजिंग होती है वो सीमावर्ती इलाके का जो दुकानदार हमारा भारत का है, वहाँ से वो परचेज करके अपने सामान की पूर्ति कर लेता है। उससे थोड़ा ऊंचे ग्रेड के जो लोग हैं, वो मुजफ्फरपुर जैसे शहर में आकर के और वो अपने बिटिया की शादी की परचेजिंग आके कर लेते हैं। उससे जो थोड़े और स्तर जिनका ऊंचा है, तो वो कलकत्ता और बॉम्बे और दिल्ली जा कर के वो शादी की परचेजिंग करके आते हैं। ये एक सत्य है ना। और वो करके आते हैं, और वो करके आने के बाद अगर उसको भंसार पर रोक लिया जाए कि भाई आप ये 2 लाख रुपए का सामान परचेज करके लाए हो, 50,000 का परचेज करके लाए हो, इसमें इतना % आपको भंसार टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो उस समय सोचिए कि उस बेटी के बाप पर क्या गुजरेगी। तो ये देखने का विषय है कि किस पर्पज से वो सामान लेकर के जा रहा है। जैसे मैं खुद अभी 5 दिन नेपाल रह के आया हूँ, तो 5 दिन नेपाल रह के आया हूँ। मैं भी एक शादी में गया था, मेरी बिटिया भी नेपाल में ही बसती है संजोग से, तो बसती है। तो जाने के टाइम में मुझको भी कुछ फल, जब बेटी के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सामान लेके जाना होगा, लेकिन जाने के पहले हुआ कि नहीं भाई, अगर आप 100 रुपये से अधिक का सामान लेके जाएंगे तो कठिनाई होगी। हालांकि मुझे बहुत कठिनाई नहीं हुई, जो वास्तविकता है मुझे बहुत कठिनाई नहीं हुई, लेकिन आम लोगों को तो कठिनाई हो रही है। तो अगर एक बेटी के बाप को वहाँ जाने के समय सामान लेकर के नहीं जा सकता है, तो निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो जनमानस पर तो पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को जो है ना, ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यापार के अलावा हट के ये है कि ये तो मतलब किसी के भी घर परिवार में मांगलिक कार्य हर परिवार में होता है, और उसकी परचेजिंग आज भी भारतवर्ष में नेपाल के लोग अधिक से अधिक करते हैं, तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये सारी तमाम बातें निकल के आई, वो चाहे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात हो या छोटे घर परिवार की बात हो। और एक जो बात निकल के आई कि ये भंसार, जो नेपाल ने जो ड्यूटी लगाई है उसको भंसार का नाम दिया है, और भंसा घर नेपाल और उत्तर बिहार के क्षेत्रों में रसोई को कहते हैं। तो इसीलिए मैंने वो बात कही कि भंसार से भंसा घर किसी आम आदमी का प्रभावित ना हो। इस बात का ध्यान जो है वो दोनों देशों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अगर इन बातों पर ध्यान रख करके इन चीज़ों को अमेंड करते हुए कि कौन शादी में जा रहा है, कौन लड़की के घर में जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो शादी के रिश्ते भी हैं, उधर की बेटियां यहाँ पर बहू बन के आई हैं और यहाँ की बेटियां वहाँ बहू बन करके गई हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके जो है वो भंसार डिसाइड होना चाहिए। इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे जितने भी व्यापारी हमारे साथ उपस्थित हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आपकी क्या राय है इस मामले पर, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।